हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से आप नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है क्योंकि जनरली ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और मेरी यहाँ जो कोशिश है वो ये है कि आपको वो क्वेश्चंस मैं कराऊं जो जनरली जो फेमस एग्जाम्स हैं उनके अंदर आ चुके हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हो यूजीसी नेट के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको यहाँ गेट के क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आपको बहुत कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने वाले हैं। ये कंप्लीट सीरीज जो होगी वो एमसीक्यू से रिलेटेड है, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट भी बताया जाएगा। तो अगर आपने वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और नॉर्मलाइजेशन, डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं उनको यहाँ कवर करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ए रिलेशन is in which normal form if every non key attribute fully functionally dependent on the primary key, ठीक है, एंड विच हैज नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। जैसे हम लोग जानते हैं कि अगर मैं बात करूं 1NF, ठीक है, तो हमारे पास जो नॉर्मलाइजेशन की टेक्निक्स होती हैं जैसे 1NF होती है, 2NF होती है, ठीक है, इस तरीके से हमारे पास नॉर्मलाइजेशन की टेक्निक्स होती हैं। तो अगर 1NF की बात करें हम, तो 1NF में क्या होता है कि आपके जो भी सेल्स हैं उसके अंदर एटॉमिक वैल्यू होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? एटॉमिक वैल्यूज, ठीक है। अगर मैं 2NF की बात करूं तो 2NF के अंदर जो कंडीशन दी हुई है वो है कि नो पार्शियल डिपेंडेंसी, नो पार्शियल डिपेंडेंसी। अब पार्शियल डिपेंडेंसी का मतलब क्या होता है ये मैं आपको समझा देता हूं कि देखिए अगर मैं बात करूं जैसे मेरे पास एक कैंडिडेट की है ए, ठीक है, मेरी जो कैंडिडेट की है वो क्या है? ए दी हुई है। और आपको अगर एक ऐसा रिलेशन दिया हुआ है या ऐसी फंक्शनल डिपेंडेंसी दी हुई है जिसके अंदर इस तरीके से लिखा हुआ है ए बी डिटरमाइन सी, तो ये हमारा सी जो है ये मैं मान के चल रहा हूँ दैट इज नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। नॉन प्राइम एट्रीब्यूट वो एट्रीब्यूट होते हैं यानी कि वो की एट्रीब्यूट नहीं होते, ठीक है। और यहाँ पर ये जो ए है, ये हमारा जो ए है ये बेसिकली क्या है हमारा, ये हमारे कैंडिडेट की है, ठीक है। तो ये जो सी है ये कंप्लीटली डिपेंडेंट नहीं है ए के ऊपर, ठीक है, ये ए के ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट नहीं है, ये किसी अदर एट्रीब्यूट नॉन प्राइम या प्राइम किसी भी, मतलब प्राइम तो होगा ही नहीं, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट के ऊपर भी डिपेंडेंट है, यानी कि इस कॉम्बिनेशन के ऊपर है। तो ये हमारी पार्शियल डिपेंडेंसी होती है, ठीक है। तो अगर पार्शियल डिपेंडेंसी होगी तो उस कंडीशन में आपका जो डेटाबेस होगा उसके अंदर जो रिलेशन होगा वो आपका सेकंड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में नहीं होगा, ठीक है। तो पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। तो अगर मैं इसका आंसर बोलूंगा तो ये क्या है कि अगर आपका क्वेश्चन देखिए, अब पढ़ेंगे दोबारा से, रिलेशन इज इन विच नॉर्मल फॉर्म इफ एवरी नॉन की एट्रीब्यूट फुली फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी की, यानी कि ये कह रहा है कि आपका जो रिलेशन है वो कुछ इस तरीके से है। यानी कि अगर मैं बात करूं तो ये रिलेशन है कि आपका ए डिटरमाइन बाई सी। अगर ये इस तरीके से दिया हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि ए हमारा क्या कैंडिडेट की है और यहाँ पर कोई इसके साथ कोई भी अदर एट्रीब्यूट एसोसिएटेड नहीं है। तो और ये हमारा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है और ये सिर्फ ए के ऊपर डिपेंडेंट है, इसलिए ये आपका 2NF होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर कंडीशन ऐसी नहीं दे रखी, तो अगर यहाँ दे रखा है, अच्छा ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या होती है ये मैं आपको और बता देता हूँ। तो अगर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी की बात करें तो अगर मैं इस तरीके से बोल सकता हूँ कि आपको एक फंक्शनल डिपेंडेंसी दी हुई है ए डिटरमाइन बी और एक दी हुई है ए डिटरमाइन सी, ठीक है। अब इसमें अगर आपको कैंडिडेट की निकालनी है तो आप कैसे निकालते हो कैंडिडेट की? आपको क्लोजर निकालना होता है। तो आप ए का अगर क्लोजर निकालेंगे, ठीक है, तो ए का क्लोजर निकालेंगे तो ए से तो बी निकल रहा है और बी से सी निकल रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारा ए है, ठीक है, ये हमारी क्या है? कैंडिडेट की है। ये क्या है? हमारी कैंडिडेट की। तो अगर ये कैंडिडेट की है और तो हमारे जो प्राइम एट्रीब्यूट होंगे, अगर मैं प्राइम एट्रीब्यूट की बात करूं तो वो हमारा ए होगा और हमारे जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट होंगे वो होंगे जो की से रिलेटेड नहीं है, यानी कि बी और सी, ठीक है। बी और सी हमारे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट होंगे। तो यहाँ पर नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का मतलब क्या होता है कि आपका जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है वो किसी अदर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को नहीं जनरेट करे, ठीक है। तो वो हमारी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होती है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ जो बी है हमारा, ये हमारा एनपी है, यानी कि नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, ओके, दिस इज नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। और ये जो सी है हमारा, ये भी क्या है? हमारा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, ठीक है, ये भी हमारा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। तो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को नहीं कर सकता, ठीक है। तो उस कंडीशन में ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी हो गई। तो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी हो गई तो इसका मतलब हुआ कि ये 3NF में नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, आप दोबारा से देखें, ए रिलेशन इज इन विच नॉर्मल फॉर्म इफ एवरी नॉन की एट्रीब्यूट इज फुली फंक्शनल डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी की एंड विच हैज नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। नो लिखा हुआ है तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, यानी कि ये रिलेशन हमारा क्या होगा? 3NF में होगा, ठीक है। तो आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। अब देखिए एक आपको रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है, ए रिलेशन ए बी सी डी हैज द फंक्शनल डिपेंडेंसी ए डिटरमाइन बी, बी डिटरमाइन सी और सी डिटरमाइन डी।
और आपसे रिलेशन पूछा है कि ये किस में रिलेशन होगा, मतलब क्या होगा रिलेशन। तो अगर इसका आंसर मैं देखूं तो क्या आंसर होगा। अगर देखिए सबसे पहले अगर मैं बात बोलूं कि आपको अगर किसी भी रिलेशन की फंक्शनल डिपेंडेंसी दी हुई है और आपसे ये पूछा जाए कि आप इसका नॉर्मल फॉर्म को आइडेंटिफाई करें, तो आपको पहले करना क्या होगा, इसमें प्राइमरी की नॉन नॉन प्राइम एट्रीब्यूट और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट निकालने होंगे। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हमारा अगर इसका मैं क्लोजर निकालता हूँ ए का, तो ए से क्या क्लोजर निकलेगा वो आप देखिए। सबसे पहले ए डिटरमाइन बी है, तो ए से ए तो निकलेगा ही, ए से बी भी निकल जाएगा, बी से क्या निकल रहा है सी, तो सी निकल जाएगा, सी से क्या निकल रहा है डी, तो डी निकल जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो ए है हमारा, ये हमारा क्या है, कैंडिडेट की है। ठीक है, ये हमारा क्या है, कैंडिडेट की है। अब आपसे क्या बोला गया है कि ए डिटरमाइन बी, बी डिटरमाइन सी और सी डिटरमाइन डी। तो क्या इसके अंदर पहले हम अब ये 2NF में हमें चेक करना है। 1NF में तो देखिए एटॉमिक वैल्यूज हैं, तो एटॉमिक में तो हमें कुछ चेक करना नहीं होगा। 2NF चेक करना है, तो 2NF में मैंने आपको क्या बताया कि नो पार्शियल डिपेंडेंसी। तो अगर ए बी सी डी जो है हमारे, या बी सी डी जो है अगर ऐसे बोले हम, तो वो एक सिंगल एट्रीब्यूट पर है। तो सिंगल अगर की एट्रीब्यूट है तो उस कंडीशन में 2NF ही होगा वो, यानी कि उसमें पार्शियल डिपेंडेंसी हो ही नहीं सकती। अगर दो एट्रीब्यूट होते तो हम चेक करते हैं, तो एट्रीब्यूट ही एक दिया हुआ है, तो ये 2NF में हो गया। अब आते हैं हम 3NF पे। तो 3NF होगा क्या, 3NF में आप देखें तो आपने देखा कि अभी आपका प्राइम एट्रीब्यूट कौन सा निकला है, ए निकला है, ये हमारा प्राइम एट्रीब्यूट है। और बाकी के जो हमारे एट्रीब्यूट्स हैं, यानी कि अगर मैं बात करूं इन दो रिलेशन की, तो ये नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, यानी कि बी हमारा नॉन प्राइम है और सी हमारा नॉन प्राइम है, और बी हमारा क्या कर रहा है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, और ये भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को निकाल रहा है। तो इस कंडीशन में ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी हो गई, तो इसका आंसर होगा 2NF बट नॉट इन 3NF। ठीक है, तो इसका आंसर, राइट आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा इन ए डेटाबेस टू मिनिमाइज रिडंडेंसी एंड डिपेंडेंसी। इसका सीधा सीधा कॉन्सेप्ट का है आपका, जो IUPS IT ऑफिसर के अंदर आया हुआ है, इसका मतलब होता है नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, हम बेसिकली नॉर्मलाइजेशन को ही रिडंडेंसी को रिमूव करने के लिए या मिनिमाइज करने के लिए हम नॉर्मलाइजेशन को अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो IT ऑफिसर एग्जाम्स के अंदर आता है, ए रिलेशन इज इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। तो देखिए इसका सीधा सा आंसर है कि 1NF का मतलब ये होता है कि जो भी आपके सेल होते हैं, जो कॉलम होगा उसके अंदर सिंगल वैल्यू आनी चाहिए, यानी कि एटॉमिक वैल्यू। तो आप यहाँ आंसर देख सकते हैं, ईच सेल ऑफ द टेबल कंटेन्स ए सिंगल वैल्यू। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर होगा बी। नेक्स्ट हम चलते हैं, कंसीडर ए रिलेशन RABC विद फंक्शनल डिपेंडेंसी, द रिलेशन इज इन। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। अब आपको क्या दिया हुआ है, गेट के अंदर आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, ए डिटरमाइन सी, क्या है, ए डिटरमाइन सी। तो ए भी डिटरमाइन सी है, तो इसका मतलब अगर मैं इसका क्लोजर निकालता हूं, अगर मैंने इसका क्लोजर निकाला तो क्या निकलेगा, ए बी से ए बी तो निकलेगा ही, सी तो आ ही रहा है यहाँ पर, और सी से ए निकल रहा है, तो ए को लिखने की यहाँ दोबारा जरूरत नहीं है। तो हमारी एक तो कैंडिडेट की क्या हो गई, अगर मैं कैंडिडेट की बात करूं तो एक तो हमारी हो गई ए बी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम अगर बात करें सी डिटरमाइन ए, अगर मैं बात कर रहा हूँ सी डिटरमाइन ए, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो क्या सी हमारा प्राइम एट्रीब्यूट है। अगर मैं इस रिलेशन को देखूं तो यहाँ पर हमारा ये सी प्राइम एट्रीब्यूट नहीं है। ठीक है ना, ये प्राइम एट्रीब्यूट नहीं है, और ए क्या है हमारा, ए हमारा प्राइम एट्रीब्यूट है। तो देखिए अगर मैं 3NF की बात करता हूँ, तो 3NF में दो कंडीशन होती हैं, दो कंडीशन चेक करते हैं। एक तो आप चेक करते हो कि नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, ओके, नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, एक तो ये होती है कंडीशन। एक ये होता है कि जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, ठीक है ना, अगर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट डेकोरेट कर रहा है, निकाल रहा है प्राइम एट्रीब्यूट को, तो देखिए ए क्या है हमारा, ए है हमारा प्राइम एट्रीब्यूट। ठीक है, ये क्या हमारा प्राइम एट्रीब्यूट। अगर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट प्राइम एट्रीब्यूट को निकालता है, या राइट हैंड साइड पे प्राइम एट्रीब्यूट होता है, तो भी उस कंडीशन में आपका 3NF होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, 3NF बट नॉट इन BCNF। अब BCNF क्यों नहीं होगा, उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप 3NF तो समझ लीजिए कि 3NF तो हो चुका है ये। अब अगर मैं BCNF की बात करूँ तो BCNF की दो कंडीशंस होती हैं, कि एक तो अगर आपके सिर्फ दो एट्रीब्यूट दिए हुए हैं, और कुछ इस तरीके से दिया हुआ है कि दो एट्रीब्यूट हैं आपके और A डिटरमाइन B, तो हमेशा ये जो रिलेशन होगा ये हमारा BCNF में होगा। किस में होगा, BCNF में होगा। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि अगर आपको कुछ इस तरीके से दिया हुआ है कि X डिटरमाइन A, तो जो X है हमारा वो हमेशा सुपर की होना चाहिए। और ये सिर्फ एक में चेक नहीं करना है, आपको जितने भी रिलेशंस है ना सबके अंदर चेक करना है कि X आपका सुपर की होना चाहिए। तो अगर चलो ठीक है, तो हम अगर चेक करें तो ए बी डिटरमाइन सी है, तो ए बी डिटरमाइन सी में तो ये सुपर की है, मान सकते हैं, क्योंकि ए बी से हमारा क्या निकलता है, ABC निकलता है। ठीक है, ABC निकल रहा है, तो ये सुपर की है। लेकिन सी डिटरमाइन ए के अंदर सी हमारा सुपर की नहीं है। ठीक है, सी हमारा सुपर की नहीं है, नो सुपर की, तो इस वजह से ये आपका BCNF में नहीं हो सकता। ठीक है ना, नो सुपर की, तो इस कंडीशन में नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अगर मैं राइट आंसर निकालूं तो इसका राइट आंसर होगा 3, यानी सी,
3NF बट नॉट इन VCNF, तो इसका आंसर होगा सी। अब आते हैं हम 6 नंबर के क्वेश्चन पे। द डिफरेंट क्लासेस ऑफ रिलेशन क्रिएटेड बाय द टेक्निक फॉर प्रिवेंटिंग मॉडिफिकेशन एनोमलीज। ठीक है, मॉडिफिकेशन एनोमलीज कौन सी होती है? एनोमलीज होती हैं इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। ठीक है, तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, आपको करना क्या है? आपको एनोमलीज को रिमूव करना है, इसलिए आप नॉर्मलाइजेशन परफॉर्म करते हो, तो इसका आंसर होगा बी, यानी कि नॉर्मल फॉर्म। ये भी क्वेश्चन कई एग्जाम्स के अंदर आ चुका है। अब आते हैं हम 7th नंबर के क्वेश्चन पे। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? इफ ए रिलेशन इज इन वॉइस कॉल्ड नॉर्मल फॉर्म देन इट इज आल्सो इन। ठीक है, अगर आपको BCNF में रिलेशन दिया हुआ है तो वो 3NF में होगा या किस में होगा? ठीक है ना, वो आपसे पूछा है। तो इसका आप एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए, डायग्राम ध्यान रख लीजिए कि पहला हमारा अगर कोई भी रिलेशन 1NF के अंदर है, ठीक है, फिर इसके बाद 2NF है, तो 2NF अगर है तो इसका मतलब है कि वो 1NF है ही। ठीक है ना, अगर कोई भी आपकी पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है तो इसका मतलब है कि वो आपका 1NF में तो होगा ही होगा। फिर इसका पार्ट होता है 3NF। ठीक है, अगर कोई भी रिलेशन 3NF में है तो वो 2NF और 1NF के अंदर हो गई। और इसका भी पार्ट होता है, यानी कि इसका भी बड़ा पार्ट है, वो है हमारा BCNF। तो अगर कोई भी रिलेशन आपका BCNF है तो वो 3NF, 2NF और 1NF के अंदर होगा। तो आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? इफ ए रिलेशन इज वॉइस कॉल्ड नॉर्मल फॉर्म यानी BCNF में, तो इसका आंसर राइट आंसर होगा सी। ठीक है, यहाँ सी आंसर होगा। यहाँ 4th NF से नहीं है क्योंकि ये मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसीज के ऊपर डिपेंड करता है, तो इसका राइट आंसर होगा सी। अब यहाँ आते हैं हम, क्वेश्चन दिया हुआ है, गेट के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, ए पार्शियल डिपेंडेंसी। ठीक है, पार्शियल डिपेंडेंसी इज ए डिपेंडेंसी वेयर एन एट्रीब्यूट इज डिपेंडेंट ओनली ए पार्ट ऑफ द कंपोजिट प्राइमरी की, दिस इज द वायलेशन ऑफ विच नॉर्मल फॉर्म। तो मैंने आपको बताया था, ठीक है ना, तो वो हमारा पार्शियल डिपेंडेंसी की बात हो रही है। तो ये किसका वायलेशन है? 2NF का। ठीक है, 2NF कहता है कि पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, ए फंक्शनल डिपेंडेंसी ऑफ द फॉर्म x डिटरमाइन y इज ट्रिवियल। अब ट्रिवियल का मतलब क्या होता है? देखिए, ट्रिवियल का सिंपल सा मतलब है कि अगर मैं ये लिखता हूँ AB डिटरमाइन C, ठीक है, तो ये नॉन ट्रिवियल हो गया। नॉन ट्रिवियल का मतलब क्या होता है? राइट हैंड साइड के अंदर वही एट्रीब्यूट होना चाहिए जो यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, मतलब जैसे अगर आपको इस तरीके से दिया हुआ है AB डिटरमाइन A, तो ये हमारा ट्रिवियल है। ठीक है, तो ये हमारा ट्रिवियल है, यानी कि राइट हैंड साइड पे जो वैल्यू आ रही है वो सबसेट होनी चाहिए किसका? लेफ्ट हैंड साइड का। तो आप यहाँ देखें, क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है, फंक्शनल डिपेंडेंसी ऑफ द फॉर्म x डिटरमाइन y इज ट्रिवियल इफ y इज ए सबसेट ऑफ x। ठीक है, y जो है हमारा वो सबसेट होना चाहिए इसका, तो इसमें आंसर होगा A। ओके, तो वो हमारा ट्रिवियल होगा। नेक्स्ट आता है हमारा, कंसीडर ए रिलेशन PQRS विद द फंक्शनल डिपेंडेंसी PQ डिटरमाइन R एंड R डिटरमाइन S द कैंडिडेट की ऑफ द रिलेशन। ठीक है, आपसे कैंडिडेट की पूछी गई है, तो आप देखिए कैसे निकालोगे। आप क्या करें, इसका कैंडिडेट की निकालने के लिए आप इसका क्लोजर निकाल लें। तो क्लोजर निकालोगे तो क्या आएगा? PQ से PQ तो जनरेट हो गई। अब यहाँ इस रिलेशन में क्या दे रखा है? R भी दे रखा है, तो PQR हो गया। और R से क्या निकल रहा है? S निकल रहा है, तो PQRS हो गया। तो एक तो हमारी क्या हो गई? ये कैंडिडेट की PQ हो गई। ठीक है, अब क्या R से निकल जाएगा? क्या R से क्या निकलेगा? R तो निकलेगा ही, और S भी निकलेगा। तो RS से कुछ निकल रहा है क्या? R तो यहाँ राइट साइड में आ रहा है, ठीक है ना, तो लेफ्ट में इधर ही आ रहा है बस, तो इससे हमारा RS निकल रहा है। तो ये हमारी नो कैंडिडेट की, ठीक है, कैंडिडेट की नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? राइट सी होगा, यानी कि PQ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉर्मल फॉर्म डील्स विद द मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी। मल्टी वैल्यूड आ जाता है तो आप आंसर डायरेक्ट लगा दीजिए 4NF। अब आते हैं हम, ए रिलेशन इज इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म इफ इट इज 2NF। अब ये आपसे कंडीशन बोल रहा है कि एक तो 2NF होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए? नॉन ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। लेकिन इसके अलावा मैंने आपको एक कंडीशन और बताई थी कि राइट हैंड साइड के अंदर प्राइम एट्रीब्यूट अगर होगा तो भी वो आपका 3NF में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर में आपको वो दिया हुआ नहीं है, तो पहला जो इसका कॉन्सेप्ट है, देयर आर नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी फॉर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, राइट, तो इसका आंसर होगा बी, यानी कि राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट BCNF। अब BCNF के बारे में बोल रहा है, BCNF के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो देखिए, इसमें अगर ये सारे एट्रीब्यूट्स पढ़ोगे या ऑप्शंस पढ़ोगे तो आपके काफ़ी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। अब आपसे क्या कह रहा है? ए रिलेशन इज इन BCNF इज आल्सो इन 3NF। ठीक है, ये तो बिल्कुल सही बात है, अभी मैंने आपको बताया था। ए रिलेशन विद 2 एट्रीब्यूट इज ऑलवेज इन BCNF, ये भी मैंने आपको बताया था, ये भी कंडीशन ट्रू होती है। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, BCNF डिकम्पोजिशन ऑलवेज डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग। ठीक है, इसे आप छोड़ दीजिए। अभी आप इसे देखिए, फॉर ए फंक्शनल डिपेंडेंसी x डिटरमाइन y टू एग्जिस्ट इन द रिलेशन BCNF, x मस्ट बी ए सुपर की। ठीक है, तो लेफ्ट वाली जो है हमारी, अगर ये सुपर की आ रही है, और देखिए ये सिर्फ आपको एक फंक्शनल डिपेंडेंसी में चेक नहीं करना है,
ये आपकी सारी फंक्शन डिपेंडेंसीज में चेक होगा। अगर ये हर फंक्शन डिपेंडेंसी के अंदर सुपर की आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो BCNF है। लेकिन इसमें जो ये दिया हुआ है ना थर्ड वाला, ठीक है, ये पूछ रहा है आपसे कि फॉल्स कंडीशन, फॉल्स वाली पूछ रहा है, ठीक है। BCNF डीकम्पोजिशन इज ऑलवेज डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग। डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग क्या होती है अभी नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर मैं आपको बताऊंगा, जो क्वेश्चन आएगा एक, ठीक है। तो इसका आंसर ये गलत है, डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकती, दोनों कंडीशंस है, तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, द प्रोसेस ऑफ इंटेंशनली इंट्रोड्यूसिंग रिडंडेंसी इनटू ए टेबल टू इंप्रूव क्वेरी परफॉर्मेंस, ठीक है। तो इसका आंसर होता है डीनॉर्मलाइजेशन। देखिए अगर आप, ऐसा होता है कि आपने क्या करा कि टेबल को, मतलब जो आपके रिलेशंस हैं या टेबल्स हैं आपने BCNF तक ले गए, लेकिन उसमें क्या होगा, क्वेरी की ऑप्टिमाइजेशन इतना, मतलब क्वेरी बहुत स्लो एग्जीक्यूट होगी। क्यों? क्योंकि आपने एक ही टेबल को कई सारे टेबल्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। हर टेबल की एक लोकेशन होती है, एक ब्लॉक होता है जिसके अंदर जाके स्टोर होती है और फिर वहाँ से वो फैच करना और ये करना, तो वो हमारा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि 3NF एडिक्यूट होता है। 3NF के बाद BCNF को हम इंप्लीमेंट नहीं करते, ओके। तो वो हमारा डीनॉर्मलाइजेशन का पार्ट होता है। अब आ जाते हैं 15 नंबर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, गेट के अंदर आ चुका है और जनरली इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए आपसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, आप देखिए, कंसीडर ए रिलेशन ABCD विद फंक्शनल डिपेंडेंसी। फंक्शनल डिपेंडेंसी दी हुई है ये वाली आपकी, AB डिटरमाइन C और C डिटरमाइन D, ठीक है। इफ द रिलेशन इज डीकम्पोज्ड, ठीक है, इनटू R1 एंड R2, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो ये हमारे पास एक रिलेशन है जिसे हम बोल सकते हैं ABCD, ठीक है। इसको डीकम्पोज कर दिया दो रिलेशंस के बीच में, जैसे एक R1 बना जिसमें हमारे पास एट्रीब्यूट आ रहे हैं ABC, और ये हमारा R2 बना और ये हमारा CD। जनरली ये क्वेश्चन है जो लोगों को बहुत टफ लगता है कि हम कैसे निकालेंगे, लेकिन ये बहुत आसान है। इसका तरीका मैं आपको बताता हूँ, शॉर्टकट की बताता हूँ आपको। एक तो इसमें करना क्या है, दोनों रिलेशंस के बीच में सबसे पहले ये चीज़ चेक करनी है कि इसमें कोई कॉमन वैल्यू आ रही है क्या। तो अगर मैं बात करूँ तो यहाँ भी C आ रहा है, ठीक है, और यहाँ भी C आ रहा है, ठीक है। तो ये कंडीशन कॉमन आ रही है, तो हम सबसे पहले लॉसलेस को चेक कर रहे हैं। किसको चेक कर रहे हैं? लॉसलेस है या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक कॉमन एट्रीब्यूट होना चाहिए, दोनों में कॉमन एट्रीब्यूट दिया हुआ है, C भी यहाँ भी दिया हुआ है और C यहाँ भी दिया हुआ है। अब आपको ये चेक करना है कि जो आपको फंक्शनल डिपेंडेंसी दे रखी है ये वाली, ठीक है ना, इसके अंदर मतलब इन दोनों में से, यानी कि अगर मैं C की बात करूं तो एक हमारा कैंडिडेट की होनी चाहिए, जैसे अगर या सुपर की होनी चाहिए। तो आप यहाँ देखें आपको दिया हुआ है C डिटरमाइन D, ठीक है ना, इस रिलेशन के अंदर C डिटरमाइन D। तो यहाँ C क्या हमारी कैंडिडेट की है, तो कैंडिडेट की है या सुपर की है, कुछ भी बोल लीजिए आप, ठीक है ना। तो अगर ऐसी कोई चीज़ हो रही है कि एक ही के अंदर, दोनों के अंदर चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वैसे तो इस कंडीशन में क्या दोनों ही आपके चेक हो रहे हैं, A भी डिटरमाइन C भी, A भी हो रहा है, तो ये भी चलेगा, इसमें भी चलेगा क्योंकि A भी हमारी की हो गई, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन में, तो ये हमारा लॉसलेस हो गया, ठीक है ना। अगर ऐसा है कि पहली चीज़ तो आप ये चेक करिए कॉमन है या नहीं है। अगर दोनों रिलेशंस के अंदर कॉमन नहीं है तो समझ जाइए कि वो कभी भी लॉसलेस हो ही नहीं सकता, वो फिर आपका लॉस ही होगा, ठीक है। पहले तो ये चेक करना है। अब देखिए सेकंड जो होता है डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग। डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग में ये होता है हमारा कि हम जो रिलेशंस को ब्रेक करते हैं, ठीक है, वो रिलेशन के ब्रेक में वो सारी डिपेंडेंसीज को कवर करे। तो देखिए ये हमारा ब्रेक हुआ है पहले, अगर मैं बात करूं ABC वाला, तो ABC वाले से क्या निकल सकता है, आप ये निकाल सकते हो AB डिटरमाइन C, तो ये चलेगा। फिर क्या है R2 जो है हमारा, अगर ये तो हमारा R1 है, ठीक है, ये हमारा क्या है R2, और यहाँ क्या हुआ है CD, तो CD अगर दिया हुआ है तो C डिटरमाइन D आ रहा है, तो ये भी हमारा, तो इसका आंसर जो होगा, अगर इस तरीके से हो रहा है, यानी कि जो भी फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं अगर उनको आप निकाल पा रहे हो तो वो हमारा डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग होगा, और इसको हम बोलते हैं डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग। और ये ऊपर वाला जो होता है वो लॉसलेस होता है। रिपीट कर देता हूँ मैं एक बार, तो आपको ये चेक करना है कि R1 और R2 के अंदर कोई कॉमन एट्रीब्यूट है नहीं है। अगर कॉमन एट्रीब्यूट नहीं है तो सीधा डायरेक्ट आप डाल दो कि लॉसी, ठीक है, लॉसी रिलेशन हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आपको डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग चेक करनी है तो आप क्या करें कि उन जो भी आपके रिलेशंस को ब्रेक किया हुआ है उन रिलेशंस के से क्या आप डिपेंडेंसीज को निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते। अगर निकाल सकते हो तो इसका मतलब है कि वो प्रिजर्विंग होगा। तो इसका आंसर होगा लॉसलेस एंड डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग, ओके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं कंप्लीट काफ़ी सारे वीडियो सब्जेक्ट्स की वीडियोस यहाँ बनाने वाला हूँ, और हमारा मैक्सिमम जो टारगेट रहेगा वो MCQs के ऊपर रहेगा। MCQs से ही कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं और MCQs से ही एग्जाम क्लियर होते हैं। थैंक यू सो मच।